तो क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है, आपका जो 1 अप्रैल का पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, कॉपी में लिखा हुआ सॉल्यूशन तक दूंगा, क्वेश्चन आंसर होगा। तो देर किस बात की है, सबसे पहले प्रश्न से हम इसकी शुरुआत करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का जो मूल स्वर है वो क्या था? इनका मूल स्वर था राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। ग्राम श्री कविता की जो रचनाकार है वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? ठीक है, रसात्मक युक्त वाक्य काव्य होता है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो आचार्य विश्वनाथ ने। आराम से समझा रहा हूं, बढ़िया से, ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, घबराना नहीं। आप पहली बार चाहे 9th क्लास की परीक्षा दे रहे, मैं हर साल ही 9th क्लास पढ़ाता हूं। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग है, डरिएगा मत आप। ठीक है, यही प्रश्न आने वाले हैं। महादेवी वर्मा ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा, ठीक है, किसे दे दिया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, उन्होंने जो पुरस्कार का मिला चांदी का कटोरा वो महात्मा गांधी को दिया था। ठीक है, यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट के जरिए आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, उपसर्ग कहां प्रयुक्त होते हैं? सब जानते हैं उपसर्ग आ से आगे और आ से ही उपसर्ग मानिए, पा से पीछे, पा से प्रत्यय। जो पीछे प्रयुक्त होता है वो कहलाता प्रत्यय, और जो शब्द के पहले जुड़े उसे कहेंगे हम उपसर्ग। तो ये का ऑप्शन राइट रहेगा। मृदुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? मेरे संग की औरतें। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से देखिए, गर्ग। ठीक है, हो गया। चलिए जोड़ी को देखते हैं। जोड़ी आपकी 6 नंबर की आएगी। यहां से थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीजक। ठीक है, बीजक की यदि बात करें तो यह कबीरदास की रचना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो गया है। चांदी का कटोरा, ठीक है, चांदी का कटोरा हो जाएगा महात्मा गांधी को दिया था। ठीक है, सालिम अली। ठीक है, तो ये वर्ड वाचा रह जाएगा। विद्यालय में क्या कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है विद्यालय में। इस जल प्रलय, ये रचना है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु की। तो ये आपका छठा हो गया। ठीक है, रसखान किसके भक्त थे? रसखान जो है वो श्री कृष्ण के भक्त थे। स्थायी भाव को जगाने वाले, उद्दीपित करने वाले रस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो स्थायी भाव जगाने वाले, ठीक है, भाव को क्या कहेंगे? उस रस को, उसे कहेंगे विभाव। और कहानी में के कितने तत्व माने गए? कहानी के 6 तत्व माने गए। कितने तत्व भैया? 6। मनोयोग का संधि विच्छेद करिए। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है और ये आ जाएगा मना धन योग। और कौन सी संधि कोई पूछे तो विसर्ग संधि बताना। ठीक है, अंधकार का तद्भव, ठीक है, सब जानते हैं अंधकार को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका अंधेरा। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। तो यहां पर लिख देते हैं लेखिका बहन रेणु ने। ठीक है, यही प्रश्न आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए एक वाक्य में, सॉरी, सत्य सत्य की बात करूं तो यहां पर भर लिए थे पहले ही। माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा था। ठीक है, सत्य है। दोहा एक तरह का मात्रिक छंद है, सही बात है, इसमें मात्राओं की गणना होती है। किसी घटना का आंखों देखे वर्णन त्रिपोतार्ज कहलाता है, बिल्कुल सत्य। रात दिन में तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, और लेखक यहां पर देखिए असत्य हो जाएगा, ये भी आपका सत्य रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से पहले तो आप पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, क्योंकि इसके बाद में आपको पूरा सॉल्यूशन इसका उपलब्ध कराऊंगा। यहां से देखिएगा, ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि उसमें अभी प्रश्न समझाऊंगा ना, वहां पर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यहां से आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ये 14,
ये यहाँ पर 16-17 है, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों का सबका एक ही तरह का पेपर आने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो 1 अप्रैल के दिन पेपर होगा वो आपके स्कूल से नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये समझिएगा, ठीक है। सभी का एक जैसा पेपर आने वाला है, जो पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 21 ये इसका अथवा है, ठीक है। सब कुछ समझाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, ठीक है। ये यहीं पर था इसका, हाँ। छठा प्रश्न एक बार मिलान कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर मिल गई, दिख गया थोड़ा सा, ये देखिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति काल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ। यानी ये जो महान विभूतियाँ, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने, इनकी जो अमृतवाणी से जन सामान्य को अभूतपूर्व शांति तथा सुख का अनुभव हुआ, ठीक है। और अनुभव हुआ। इस काल को साहित्य अनुपम एवं आदर्श है। यहाँ जो काल है ये साहित्य का अनुपम और आदर्श युग है। वहाँ युग वास्तव में स्वर्ण युग के साहित्य से पूर्ण हुआ, ठीक है। एक तरीका तो ये लिखने का है। यदि आप दूसरे तरीके से भी लिखना भी चाहोगे तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में बड़े बड़े हमें धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अनेक इस काल में महान विभूतियाँ का जन्म हुआ, जैसे कबीरदास, सूरदास, मीराबाई। इनकी जो रचनाएं हैं आज भी जनजीवन, ठीक है, के लिए एक प्रेरणा मात्र है, ठीक है, प्रेरणा का स्रोत है बस। अतः भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवीज कर लीजिएगा पीछे बढ़ाकर और फिर से सुन लीजिएगा। ये भी लिख सकते हो या ये लिख देना, ठीक है, जो लगे उचित। यानी कि आपको अच्छे से घबराना नहीं है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप 9th में पहली बार हो, यहाँ पर हर साल पढ़ाते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सिंपल प्रश्न आएगा और यही पेपर आने वाला है, ठीक है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं नंबर 1 देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल, ईश्वर के प्रति अनास्था और शोषितों के प्रति सहानुभूति, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करूं तो यहां से देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपसे ही पूछूंगा मैं तो आप खुद ही बोलोगे कि उसके कर्म से होती है। व्यक्ति की जो श्रेष्ठता की जो परख है उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। यदि व्यक्ति उच्च कुल में पैदा है और नीचा काम करता है, नीच कार्य करता है, ठीक है, वहां लोगों को जो ऊपर प्रगति कर रहा है उन्हें उनके पैर खींच रहा है, दूसरों के छल कपट, ठीक है, मोह माया, ठीक है, इन सभी में भ्रमित है, तो जबकि वहां नीच लोग कहलाएंगे। जबकि साधारण कुल में व्यक्ति महान कार्य कर देगा तो वहां उसे भी महान कहेंगे। समझ में आ गया बात? कि व्यक्ति की जो श्रेष्ठता की परख है उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। यदि उच्च कुल में पैदा होकर भी कोई नीच कार्य करता है तो वह नीच कहलाएगा, जबकि साधारण कुल का व्यक्ति महान कार्य कर देगा तो उसे भी महान कहेंगे। इसी के अथवा में यहाँ से देखिए, कवयित्री लद्दाख का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवयित्री इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है, वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर है। ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ये गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? देखिए मरकत पन्ना रत्न को कहा जाता है, जो मरकत है वो पन्ना रत्न को कहा जाता है। इस रत्न का जो रंग होता है वो हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे की यहाँ विशेषता होती है कि उसमें हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। इस तरह गांव की हरियाली मरकत के हरे रंग की तरह ही होती है, सुशोभित होती है, इसलिए मरकत को खुले डिब्बे की तरह कहा गया है। अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बनेगा वरना। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। पीपल की जो लंबी आयु होती है सब जानते हैं। हिंदू समाज में पीपल की तो इसकी तो पूजा करते हैं। बहुत से लोग इसे जल चढ़ाकर आर्घ्य देते हैं, ठीक है, यानी कि जल चढ़ाते हैं। पीपल वातावरण की शुद्ध करता है, ठीक है,
पीपल क्या करता है, वातावरण को, यहाँ पर की नहीं है, यहाँ पर कोय है, ठीक है, ये बच्चों ने तैयार किए हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसको नज़रअंदाज करिएगा, ठीक है। पीपल वातावरण को शुद्ध करता है, यहाँ प्रदूषण से बचाता है, प्राण वायु प्रदान करता है, इन्हीं कारणों से उसे बड़ा बुजुर्ग कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाएं, ठीक है। तो एक तो हो गई वीणा, दूसरा पल्लव,